वो जियो यूनिवर्सिटी में जाएंगी तो क्या अपने किडनी बेच के जाएंगी, अपना लीवर बेच के जाएंगी? आप बताइए, करोड़ों रुपए उनकी फीस होगी तो वो कहाँ से उसमें पे करेंगी? बच्चे अपना फुटपाथ पे रहना चालू कर देंगे, उनका कोई जीवन नहीं रहेगा, कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं रह जाएगी क्या देश के अंदर? आप बताइए। इनके पास एक ट्रिक आ गई, धर्म। इन्होंने उस धर्म का इतना अच्छे से इस्तेमाल करा, इन्होंने तमाम देवी देवताओं को अपने से जोड़ दिया। बताइए आप, लोग इनके मंदिर बना रहे हैं। बताइए आप, क्या इतने महान हो गए ये लोग कि इनके मंदिर बनने लग जाएंगे? क्या इनके देश के, इनके राज के अंदर देश में किसी को परेशानी नहीं है? आप धर्म के नाम पर लोगों को बरगला करके वोट बैंक अपने हिस्से में ले लेंगे, लोगों के मन के अंदर डर का माहौल बना करके वोट बैंक अपने हिस्से में ले लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है ये एक अच्छी नेतृत्व क्षमता है। आप विकास के ऊपर ये ले, वोट ले, बहुत खुशी की बात है। आप मेट्रो ट्रेन लेकर के आते हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जापान से लेते हैं, और जबकि बोलते हैं दूसरी तरफ कि 3 लाख करोड़ का काला धन हमारे पास वापसी आ चुका है नोटबंदी के बाद। तो आप किस तरीके के दो मुंहे, मतलब सांप की तरह चल रहे हैं। देखिए, मीडिया का तो, इसका तो नाम ही गोदी मीडिया हो चुका है सर। ये मीडिया केवल सरकार से सवाल नहीं करता है, बाकी ये हर किसी के सवाल और जवाब खुद ही दे देता है। ये मोदी जी से पूछ सकता है आप आम खाते हैं कि नहीं, आप कौन सा दाढ़ी का शेप रखते हैं, आप कौन से कपड़े पहनते हैं, आप ये कुर्ता यहाँ तक क्यों सिलवाते हैं? आप ये बताइए, किसी नेता ने आज तक ये बोला है कि हम मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल कर उन्हें रेप करेंगे? आप बताइए, कितना घिनौना वर्ड है ये बलात्कार, आप बताइए। और वो व्यक्ति आज की डेट में मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं, उड़ीसा के जो प्रवासी मजदूर हैं, बेचारे रेल की पटरियों पर सोना पड़ रहा है उनको। आपको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि यार हमारे देश के नागरिक हैं, अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ चल रहे हैं? बताइए आप, अपने घर सामान को लेकर के उनकी महिलाएं चल रही हैं रोड पर, भूखे प्यासे बेचारे इस गर्मी में। आप बताइए, अंदाजा लगाइए, मार्च, अप्रैल, मई, इतनी भयंकर गर्मी में 2 महीने तक इन लोगों की आंखें नहीं खुली है। आम आदमी को हवाई जहाज में उड़ा रहे हैं सर। इन्होंने ना जाने कितने तो असलियत में उड़ा दिए, रेल के आगे लिटा करके उड़ा दिए, रेल के आगे लिटा करके प्रॉपर। मैं बताना चाहता हूँ इस देश के लोगों को, इन अंधे लोगों को, ये पता नहीं क्यों अपने आंखों के ऊपर इस तरीके की पट्टी डाले रख रहे हैं, क्यों इन लोगों से इस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं? इन लोगों को दिखता नहीं है कि क्या हालात हुए हैं अभी मजदूरों के? इन लोगों को दिखता नहीं है कि हालात हुए बच्चों के? इन्होंने बच्चों पर लाठियां चलवा दी, यूनिवर्सिटी के बच्चों पर लाठी चलवा दी। बताइए आप, ये इन्होंने वकीलों पर लाठियां चलवा दी। कुछ नहीं है, बिना सरकारी कर्मचारी के काम के इस देश को चलाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार खुद एक सरकारी कर्मचारी है सर। और मैं बताऊं, अगर ये सरकार को सरकारी चीजों से इतना ही दिक्कत है तो ये क्यों ना संसद का प्राइवेटाइजेशन करते? देखिए, ट्रेनों को दे दिया है, इसके साथ साथ जो इस देश के तमाम खदाने हैं उनको दे दिया है, जो इस देश के तमाम मंत्रालय हैं उनको दे दिया है, इस देश की शिक्षा को देने की तैयारी चल रही है, इस देश के हॉस्पिटल को देने की तैयारी चल रही है। तो मैं बताना चाहता हूँ इस समाज को कि जो 2014 में इन्होंने पैसा खर्च करा है भर भर के, अरबों खरबों के तादाद में, तो वो जिन उद्योगपतियों का, धन्ना सेठों का था, तो उन्हें बदला भी तो देना, दोस्ती भी तो चुकानी है उनसे। जब उन्होंने साथ दिया है तो अब उनका ये साथ देंगे। तो आप देखिए, प्राइवेटाइजेशन जिस दौर में, 2020 के दौर में, जब देश में गरीबी इस लेवल पर है, असाक्षरता इस लेवल पर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे देश के अंदर प्रॉपर नहीं है, शिक्षा के हालात क्या हैं हमारे देश में आप जान सकते हैं। जो ये स्कूल हैं, दुनिया भर के सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, ये दास बनाने की फैक्ट्रियां हैं, गुलाम बनाने की फैक्ट्रियां हैं। और इस बीच ये सरकार प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है। तो आप इनकी दूरदृष्टि समझ सकते हैं, क्योंकि इनके अपने बच्चे तो विदेशों में पढ़ लिए, इनके अपने फैसिलिटी बहुत मस्त हैं, इन सब सरकारी पैसे पर आ रहा है, सरकारी सब सरकार खा रहे हैं ये लोग। तो ये लोग चाहते क्या है कि इस देश की जो जनता है ये बर्बाद होती हो, कल की आज हो जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और निजीकरण का मैं आपको बताऊं तो इस देश के अंदर जिस स्तर पर निजीकरण हो रहा है, सर मैं LLB कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मेरी जो फीस जाती है मात्र 5200 रुपये जाती है, विद 600 रुपये एग्जामिनेशन फी। तो कितने हो गए? 5800 रुपये। 1 साल के 5800 रुपये हो गए, आप पूरे 6000 मानिए, 6×3 3 साल की LLB है, 18,000 मेरी LLB में वकील बन जाऊँगा सर, वकील बनकर के वकालत करूँगा, मैं कमाऊँगा अपना। और आप ये देखिए कि ये अगर यही 1,80,000 में होने लगे, 2 लाख में होने लगे, तो सर आप बताइए इस देश का जो दलित है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, किसान तबका है, वो कहाँ से करेगा? और यही चीज़ें आप देखें किस तरीके से इन्होंने ठेके देने छोड़ रखे हैं। ये तो बहुत थोड़ा एक्टिविज्म है हमारे जैसे और तमाम साथियों का, जो स्टूडेंट एक्टिविज्म चलाते हैं, सरकार के कान खोलते रहते हैं इन तमाम मुद्दों पर। कि अगर ऐसा रोजगार मिलता तो मुझे लगता है जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशो है इतिहास में सबसे ज़्यादा इनकी सरकार में हुआ है।
सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड बच्चा यहाँ मार्केट में घूम रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा, मैं बता रहा हूँ आपको। जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो इस देश के अंदर शिक्षा का स्तर इन लोगों ने गिरा दिया है, इस देश के अंदर हेल्थ का स्तर इन लोगों ने गिरा दिया है, इस देश के अंदर ये लोग कुछ काबू नहीं कर पा रहे। तो आप ये बताइए, आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, इस देश की जनता भरोसा कैसे कर सकती है? कह रहे हैं 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर दी। देखिए, इनके पास एक तो इनका जो वो फंड बनाया था इन्होंने, उसमें अरबों खरबों रुपया आया है और उसे इन्होंने RTI एक्ट से बाहर कर दिया। और उसके ऊपर एक झुंझुना दिखा दिया कि हम लोग ये आपको ये आटा दाल चावल चीनी दे रहे हैं और सर गोदामों में सड़ती है। क्या है हमारे देश में? एक दौर था हमारे देश में अन्न नहीं था। 1965 का अकाल आता है, देश में अन्न नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री हरित क्रांति लाते हैं तो आज देश के अंदर इतना अनाज है कि आज यहाँ पर सड़ रहा है अनाज देश के अंदर। तो उसको अगर ये लोगों को खिला रहे हैं, वो ठेके छोड़े जाते हैं उसके प्राइवेट, कि इस अनाज को इंटेंशनली सड़ाकर ग्रेनरीज में भेजा जाएगा, इस अनाज को इंटेंशनली सड़ाकर शराब के कारखानों में भेजा जाएगा, वहां से शराब बनाई जाएगी। इन्हीं के यार दोस्तों के होते हैं वो बड़े बड़े जो व्यवसाय होती है। इस तरीके में वर्चुअल रैली कर रही है ना बीजेपी लगातार। देखिए, वर्चुअल रैली कर रही है। ये वर्चुअल रैली मेरे को लगता है कि इन लोगों को करनी चाहिए थी उस टाइम, जब इनका दौर था बताने का कि क्या कर रहे हैं हम लोग आपके लिए। हम आपको एक बस दे पाने में गैर जिम्मेदार हैं, हम आपको एक बस नहीं दे पा रहे हैं जो आपको दिल्ली से लेकर के बिहार छोड़ दे, दिल्ली से लेकर के झारखंड छोड़ दे। सर, वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ उनको लोगों को हवाई जहाज में लेकर के आ रहे हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के, अब देखिए, जो एक मजदूर समाज का व्यक्ति होगा वही मजदूरों की परेशानी समझेगा। एक ऐसा नहीं कि एक लाला समझने लग जाएगा गरीबों की परेशानी, मजदूरों की परेशानी। तो इसलिए इस समाज को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, शासन आए इस देश के अंदर, आए इस देश के मजदूर का, इस देश के किसान का, इस देश के मेहनती वर्ग का। उन लोगों का कतई शासन ना आए जो केवल धर्म की राजनीति करते हैं, जो केवल इस देश के आपस में लोगों को लड़ाने की राजनीति करते हैं, जो इस्लामोफोबिया से डरा कर हिंदुओं को एक तरफ बाइकआउट करने की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि इनका आर्थिक रूप से आप खत्म करिए, इनका लेन देन सामान खत्म करिए। आप बताइए, इतिहास में आज तक कभी किसी नेता ने इस तरीके की बात बोली है? आप ये बताइए, किसी नेता ने आज तक ये बोला है कि हम मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल कर उन्हें रेप करेंगे? आप बताइए, कितना घिनौना वर्ड है ये बलात्कार, आप बताइए। और वो व्यक्ति आज की डेट में मुख्यमंत्री बना हुआ है। सब कुछ इनका प्रोपागेंडा चलाया हुआ है बहुत भयंकर तरीके से। और मुझे तो लगता है कि क्या नाम है, भविष्य इस देश का बहुत खतरनाक है। जो भी इस देश में बोलने की हिम्मत करेगा तो वो मारा जाएगा और वो किसी ना किसी तरीके से खत्म करा जाएगा। तो जैसे ये DSP है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये आतंकवादियों के साथ आ रहा है, AK-47 लेकर के आ रहा है, इसको जमानत मिल जाती है, बताइए। और जबकि इसका ये जो देश के खिलाफ इतने क्राइम कराए, ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ क्राइम कराए, इसमें जमानत नहीं मिलती है, फिर जमानत मिल रही है, इसको बताइए आप। और उधर दूसरा कफील खान, वो बंदा दूसरों को दवाई गोली कर रहा है, उनका इलाज कर रहा है, बच्चों को बचा रहा है, उसके ऊपर आपने गलत वो ठोप करके सारी धाराएं और उसको ये बता दिया कि आप ऑक्सीजन को बेचते हैं। बताइए, ऑक्सीजन आप खुद सप्लाई नहीं करवाते, उसको बोल रहे कि आप ऑक्सीजन को बेचते हैं। तो ये तो एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है, समाज को समझना होगा। बिहार में तो बीजेपी का पूरा ही कार्यालय कोरोना पॉजिटिव निकला है सर। देखिए, ये मुझे लग रहा है कि इंटेंशनली फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए, इस देश के अंदर अगर मान लो पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चाई है भाई, जब भी लॉकडाउन लगा तो तब तक केस बढ़ रहे थे, लॉकडाउन हटा तो केस ऑब्वियसली गिरते चले गए। न्यूजीलैंड देख लीजिए आप, इराक देख लीजिए आप, इटली देख लीजिए, तमाम जगहों के हमारे सामने एग्जाम्पल है। लेकिन हमारा भारत दिन पर दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है, आज तीसरे स्थान पर आया हुआ है, उससे पहले केवल 2 देश बाकी रह गए। तो मुझे, और कितना खतरनाक है ये, देखिए आप, कितना खतरनाक मंजर है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों को हेल्थ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। देखिए, मुझे लगता है लॉकडाउन का पालन करवाते करवाते ये लोग खुद लॉकडाउन का पालन करना भूल गए। क्योंकि इस तरीके के अगर आप लॉकडाउन का पालन करवा रहे थे समाज को, बहुत अच्छी बात है, करवाना चाहिए, आप एक बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई खामी ना आई होगी, तब तक घर के अंदर कोरोना नहीं घुसा होगा। तो मुझे लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं लॉकडाउन का पालन क्या पता ना किया हो। मोदी जी बताते हैं इनको मीडिया के अंदर कि देखिए, मैं जो ये मेरा ये बाजू है ना, ये मैंने खुद ही काट दिया था यहाँ से, ताकि मेरे को घुसना ना पड़े। मतलब वो प्रधानमंत्री को खुद झुल रहे हैं। आप देखिए, बेवकूफ बनाने का, जो देश को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है, एक बार पहनते हैं कपड़ा, हाँ, जो एक बार एक कपड़ा पहनते हैं वो दोबारा पहनते नहीं है। जो इनका 10-10 लाख रुपए के सूट इनके हो जाते हैं, सोने की कढ़ाइयाँ होती हैं, उस पर मोदी 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 लिखा होता है। अरे ठीक है, माननीय मोदी जी, हम आपका पूरे दिल से, तहे दिल से सम्मान करते हैं। बाशर्ते आप इस देश के लिए कुछ ऐसा करें कि जाएं कि जिससे आपको युवा दूर दूर तक याद करें। लेकिन मेरे को दूर दूर तक लग नहीं रहा हो, क्योंकि आप तो युवाओं को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं इस देश के अंदर। उन पे आज व्यापार नहीं है, व्यापारियों के व्यापार बर्बाद हुए हैं, युवाओं के रोजगार बर्बाद हुए हैं। जो बचे कुछ थे वो कोरोना खा गया, और इससे पहले इकोनॉमी की क्या स्थिति थी आप और हम अच्छे से जानते हैं। सबका साथ सबका विकास होता तो ये मिश्रा जी ऐसे नहीं मारे जा रहे होते उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। प्रॉपर ट्रायल होता, प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होती, कोर्ट है, वकील है, जज है,
ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं सर, अरबों खरबों की इमारतें हैं। तो इनमें न्याय होता है, इनमें एक पॉलिसी बनाई हुई है, उसके तहत न्याय होता है। CRPC है, CPC है, IPC है, दुनिया भर के पिनल कोड हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जरूर इस तरीके से न्याय हो, वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है हमारे देश के अंदर और हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। मोदी जी ने देश को पागल बनाया है, जो 2-4 कंपनियां इन्होंने तगड़ी तगड़ी बेच दी हैं, उनके जो पैसे से दिखा रहे हैं कि वो देश का अर्थव्यवस्था का चक्का चल रहा है। नहीं तो अर्थव्यवस्था का चक्का कब का बैठ चुका है। बहुत बुरे हालात हैं इस देश के अंदर हाल फिलहाल, पैसे को लेकर के। पैसा फिलों में नहीं है, पता नहीं कहाँ जब्त कर लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। सारा पैसा इनका आ चुका है। जो काला धन, ये दुनिया भर की बातें करते थे, 3 लाख करोड़ रुपए का तो काला धन ये मोदी जी लेकर गए हैं। खुद के इनके बयान है, मैं नहीं कह रहा इस बात को कि हमारे देश में नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपए आया है। आपने अभी कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो लगातार देश की कंपनियों को बेच रही है, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि उन्होंने खरीदने का काम भी शुरू कर दिया है और विधायक खरीद रही है, सांसद खरीद रही है। देखिए, इनको एक ही काम आता है, बदमाशी के नाम पर विधायक खरीदना, सांसद खरीदना। राजस्थान में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। तमाम मुस्लिम है, आज कितना डर के रह रहा है, तमाम आदिवासी है, उसकी जमीनें छीन ली जा रही हैं। सर, आपने मंदिर का नाम लिया, मंदिर का मुद्दा एक बड़ा पूरी दुनिया में छाया हुआ है। जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ओली, उन्होंने कहा कि जो राम है, जो अयोध्या, वो नेपाल में है। आप कैसे देखते हैं इसके बयान? देखिए, मैं एक तो सर मंदिर में आज तक गया नहीं, दिक्कत ये है मेरे साथ, और दूसरा मैं क्या नाम है, मैं मंदिरों के मुद्दे में थोड़ा कम ही फंसना चाहता हूँ। उसके पीछे रीजन मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए आप मंदिर में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं सर, जो दावा ठोक रहे हैं उस दावे कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, दावा तो मेरे ख्याल से भाई होगा ऐसा, क्या पता, हो सकता है। वो इतने दावे के साथ अब ऐरा गहरा आदमी तो बोल नहीं रहा, नेपाल का प्रधानमंत्री बोल रहा, क्या पता हो। भाई इन्होंने बेफालतू की बाबरी गिरा दी, इन्होंने बेफालतू की मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया, इन लोगों ने बेफालतू की इतना हिंदू मुस्लिम कर दिया। अब वो नेपाली प्रधानमंत्री बोल रहा है तो किसी न किसी एविडेंस के ब्याह पर बोल रहा होगा। इन्हें वहाँ पर एविडेंस लेने चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए नेपाल के खिलाफ। मान लिया अगर ऐसा हो गया तो जो यहाँ राम भक्त सर, उनका क्या होगा फिर? देखिए, वो फिर नेपाल चले जाएंगे, उसे हिंदू राष्ट्र बना लेंगे दोबारा से। भाई हमारा भारत तो हमारे लिए छोड़ दो भाई। जिसे, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक बात जानता हूँ कि जिसे इस देश के अंदर रहने में दिक्कत हो, अगर वो इसे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हो, हमारे प्यारे भारत को, तो भैया नेपाल चले जाओ। वो अभी फिलहाल लोकतंत्र बना हुआ है, इसे दोबारा से हिंदू राष्ट्र बना लेना। अयोध्या की जगह नेपाल में बनना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं बताऊं ना आपको, अगर मान लो कोई मुस्लिम हो इस देश के अंदर और उसे प्रॉब्लम हो, तो वो पाकिस्तान चला जाए, वो इस्लामिक राष्ट्र है ही। तो भैया हिंदू और मुस्लिम अपना अलग अलग, जिन्हें दिक्कत है, बाकी तो हिंदू मुस्लिम हमेशा से प्यार से रहते हैं, रह रहे हैं, हम सभी प्यार से रह रहे हैं। लेकिन जिसे दिक्कत हो जाए वो इन दोनों देशों के अंदर, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे भारत को हम लोगों के लिए छोड़ दें। हम बहुत मजबूरी से, मतलब मेहनत से इस देश को यहाँ तक लेकर के आए हैं। हमारे पूर्वजों की मेहनत है इस देश के मिट्टी के अंदर। ग्राहक इसलिए नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि इन्होंने अपने दोस्तों को तो अंधा पैसा दे दिया कर्जे के तौर पर। अरबों खरबों रुपए के लोन उनको दे दिए हैं बिना किसी चीज को गिरवी रखे। अब ये इस हद तक भी नहीं जा सकते, क्योंकि लोकशाही है इस देश के अंदर, जमहूरियत है। तो आप देखिए, अब इन्होंने किसी तरीके से सोच रहे हैं कैसे ये भी उनके नाम करते। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये देश का कितना नुकसान करके जा रहे हैं। जो चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने जोड़ी थी, जो कंपनियां, बड़े बड़े महारत्न कंपनियां, रत्न कंपनियां हमारे बुजुर्गों ने जोड़ी थी, इन्होंने सब बेच खाई हैं। अब आप ये बताइए, आने वाली जो पीढ़ियाँ, मैंने बताया ना, मैं 6,000 रुपये 1 साल का LLB का फीस देता हूँ, मैंने दे लिया। अब हमारी आने वाली पुस्तकों का क्या? हम लोगों को इसलिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो हम लोगों ने तो फ़ायदा ले लिया, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, वकील बन गए। लेकिन अब आने वाले जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, जो हमारे देश की नई नस्लें होंगी, उनका क्या होगा? जियो में जाएंगे ना, जियो यूनिवर्सिटी खुल चुकी है। वो जियो यूनिवर्सिटी में जाएंगी तो क्या अपने किडनी बेच के जाएंगी, अपना लीवर बेच के जाएंगी? आप बताइए, करोड़ों रुपए उनकी फीस होगी तो वो कहाँ से उसमें पे करेंगी? बच्चे अपना फुटपाथ पे रहना चालू कर देंगे, उनका कोई जीवन नहीं रहेगा, कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी क्या देश के अंदर? आप बताइए।